हिमवानों की रहस्यमय गाथा चैप्टर 2 विशालकाय चमगादड़। एक दुर्घटना। मई के महीने की शुष्क रात थी। यद्यपि उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही थी, परंतु तपोवन के इस अंचल में ठंडी रातें और सुहावने दिनों का मौसम था। दिन में चार्ली और हर्ष को योगी सत्यव्रत ने छार पत्रक नाम की जड़ी बूटी की खोज में शिवालिक पहाड़ियों के जंगल में भेज दिया था। वे लोग दिन भर खोजबीन करने के बाद ढलती शाम को औषधि और कुछ कंद मूल लेकर वापस लौटे। योगी छार पत्रक का उपयोग महीने में एक बार करते थे। उस दिन इन्होंने इसे 3 खोजियों को भी दिया। इसके सेवन से कई दिनों तक बिना भोजन किए रहा जा सकता है। शरीर में ना तो कमजोरी आती है और ना ही भूख का एहसास होता है। वास्तव में हिमालय के वनों में ऐसी ही तमाम चमत्कारी औषधियों का भंडार छिपा हुआ है। चार्ली और हर्ष थके होने के कारण सिकंदरा के बाहर भोज वृक्ष के नीचे चटाइयां बिछाकर अपने स्लीपिंग बैगों में सो गए। कत्यूषा ने भी चटाई बिछाकर स्लीपिंग बैग वहीं पर रख दिया, लेकिन सोई नहीं। उसे दिन में अच्छी नींद ले ली थी। ये तय हुआ कि अगले दिन ये लोग खोजबीन का सिलसिला प्रारंभ कर देंगे। सबसे पहले कालमेघ पर्वत के आसपास के इलाके में विचरण करके तमाम स्थानों से परिचित होना था। तीनों खोजी हिममानव अर्थात यति की खोज में अपना घर बार छोड़कर हिमालय की इन ऊंचाइयों पर आए थे। उन्हें आए हुए 4 दिन हो चुके थे। अब तक तीनों यहाँ के पर्वतीय इलाके से परिचित होने और यहाँ के माहौल में अपने आप को ढालने में लगे हुए थे। कालमेघ पर्वत का दक्षिणी और पश्चिमी ढलान बड़ा धीमा था, एक पठार की तरह। इसका विस्तार दक्षिण में दूर तक शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी तक फैला हुआ था। इसी ढलान पर अनियमित रूप से बिखरे हुए छोटे बड़े शिलाखंड यत्र तत्र पड़े थे। जैसे जैसे रात ढल रही थी, अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। चांद पश्चिम की ओर डूब रहा था। अंधेरा और उजाला बड़ा ही नीरव और सुरम्य दृश्य था। विभिन्न आकार के शिलाखंड जुगाली करते हुए बैठे चौपायों की भांति प्रतीत हो रहे थे। एक शिलाखंड पर बैठी हुई कत्यूषा रात के गहराते हुए अंधेरे में क्षितिज पर उभरी पर्वत शिखरों की काली चोटियों को देख रही थी। कालमेघ पर्वत की चोटी भेड़ों के झुंड में बैठे हुए एक शेर की भांति लग रही थी। धीमी ठंडी हवा बह रही थी। कत्यूषा ने नजर उठाकर आकाश की ओर देखा। आसमान तारों से भरा हुआ था। सप्तऋषि के 7 तारे कालमेघ पर्वत की चोटी के ठीक ऊपर चमक रहे थे। मध्य आकाश में सिंह तारामंडल पश्चिम की ओर मुख किए बैठे सिर की तरह ऐसे चमक रहा था जैसे आकाश के सभी तारामंडलों का राजा हो। उसके गर्दन की सीध में अगले पैरों पर मघा नक्षत्र दमक रहा था। पूंछ पर उत्तरा फाल्गुनी टिमटिमा रहा था। इसके पूर्व की ओर अर्धचंद्राकार कन्या तारा मंडल था, जिसमें चित्रा नामक तारा अंगूठी में जड़े हीरे के नगीनों की तरह टका था। उत्तर में बूटस तारा मंडल था, जिसमें स्वाति नक्षत्र बड़ा ही सुंदर लग रहा था। बूटस का स्वाति, सिंह का उत्तर फाल्गुनी और कन्या का चित्रा नक्षत्र, तीनों ने मिलकर आकाश में ऐसे आकर्षण पे कोल बना रखा था। जैसे जैसे रात का सन्नाटा बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे पाताल खड्ड से काली नदी के जल प्रवाह की आवाज भी स्पष्ट होती जा रही थी। पानी के तेज बहाव से पत्थरों की टकराहट, कलकल और छलछल की ध्वनियां पाताल खड्ड से आ रही थी, जो एक गड़गड़ाहट की तरह सुनाई पड़ रही थी। चांद पश्चिम में पर्वत शिखरों के पीछे चला गया था, लेकिन चांदी की पीताभ सी आभा आकाश मंडल में तनी हुई थी। यदा कदा कुछ कीटों की गुंजार सुनाई दे जाती थी। कत्यूषा दूर उत्तर की ओर शून्य में कुछ देख रही थी। वे किसी सोच में डूबी हुई थी। अचानक उसे लगा कि कालमेघ पर्वत के उत्तर पश्चिम से कुछ बिंदु उड़ते चले आ रहे हैं। धीरे धीरे वे बिंदु बड़े हो गए। वे पक्षी थे। जैसे जैसे पक्षियों की छाया करीब होती गई, उनका रूप भी स्पष्ट होता गया। वास्तव में वे चमगादड़ थे, जो एक एक करके चीखती घाटी की ओर से उड़ते हुए कालमेघ पर्वत के ऊपर से गुजर रहे थे। जैसे ही वे कत्यूषा के करीब से गुजरे, वह उनके विशालकाय आकारों को देखकर भौचक्की सी रह गई, क्योंकि इतने बड़े चमगादड़ तो उसने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखे थे। तभी 2 चमगादड़ ठीक उसके सिर के ऊपर से होकर गुजरे। उनके उड़ने से गड़गड़ाहट की तेज आवाज आ रही थी। उनके पंखों का परास 2 मीटर से कम नहीं था। उसकी इच्छा हुई कि चार्ली और हर्ष को जगाकर ये दृश्य दिखाए, लेकिन जब उन दोनों को गहरी नींद में पाया तो उन्हें जगाना उचित नहीं समझा। तब तक चमगादड़ भी दूर जा चुके थे। वो वापस लौटकर उसी शिलाखंड पर बैठ गई। वो पुनः हिममानों के बारे में सोचने लगी। स्थानीय तिब्बतवासी उन्हें यति कहते हैं, जिनके बारे में हिमालयवासी तिब्बतियों और
नेपाली लोगों में अनेक दंत कथाएं और कहानियां प्रचलित हैं। उनको देखे जाने के दावे और सामना होने की बातें भी पश्चिमी देश और चीन वासी यति को तथाकथित बिग फूट से जोड़ते हैं। नेपाल के शेरपाओं के अनुसार यति कभी कभी हमला भी कर देते हैं और कई बार हिममानों के भेड़ों के झुंड या याकों पर हमला करके उनका शिकार भी कर लेते हैं। तिब्बती चरवाहों में ऐसी कहानियां आम हैं। उनका शरीर लाल भूरे बालों के फरों से ढका रहता है, एकदम रीछों की तरह। वास्तव में यति के बारे में भ्रामक बातें ज्यादा हैं। हिममानवों के बारे में सबसे विश्वसनीय प्रमाण अंग्रेजी पर्वतारोही एरिक शिफ्टन को प्राप्त हुए थे। उन्होंने बर्फ में हिममानवों के पदचिह्न देखे, काफी दूर तक उन पदचिह्नों का पीछा किया और फोटोग्राफ भी लिए थे। कत्यूसा ऐसे विचारों में खोई हुई थी, तभी एकाएक उसे कुछ रहस्यमयी दूर से आती हुई आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि मानो दूर से कहीं चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हों। वह उठकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ी। आवाजें उधर से ही आ रही थी। पाताल खड्ड से काली नदी के प्रवाह का कोलाहल तेज हो गया, जिसके कारण अन्य आवाजें मध्यम पड़ गई थी। वह उत्सुकता से भर गई थी। वापस लौटकर पुनः अपने स्थान पर आ गई। वे आवाजें अभी भी सुनाई पड़ रही थी। उसे बड़ी ही खुशी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसका हिमालय आना अवश्य ही सार्थक सिद्ध होगा। वह नदी के आगोश में आ गई थी। वह नींद के आगोश में आ गई थी। उसकी पलकें भारी हो रही थी। यद्यप वह अभी और जागना चाहती थी। हिमालय की रातों का रहस्य उसे जागने को प्रेरित कर रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में निद्रा ने अपना असर दिखाया और वह शिलाखंड पर ही सो गई। उसके विचार सपनों में बदल गए। बचाओ बचाओ! एक तेज चीख के साथ कत्यूसा जाग उठी। हर्ष और चार्ली भी जाग पड़े। वे तुरंत अपने स्लीपिंग बैग से निकलकर दौड़ते हुए कत्यूसा के पास पहुंचे। कत्यूसा खड़ी खड़ी कांप रही थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था। चार्ली ने पेंसिल टॉर्च जलाकर देखा। रक्त की बूंदें चेहरे से टपक रही थी। वह अत्यधिक भयभीत थी। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसने मौत का सामना किया हो। ओह, ये क्या हुआ कत्यूसा? चार्ली ने पूछा। तुम घायल कैसे हो गई? किसी जंतु ने हमला किया था क्या? हर्ष ने पूछा। कत्यूसा कुछ न बोली। वह दर्द से कराह रही थी। तभी हर्ष ने कुछ विचार करते हुए कहा, कत्यूसा को ऋषिकंद्रा में ले चलो, वहीं पर इसका इलाज करते हैं। तभी अचानक एक विशालकाय चमगादड़ ने कत्यूसा के सिर पर झपट्टा मारा। कत्यूसा चीख कर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। दोनों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसे गिरने से पहले संभाल न सके। चार्ली टॉर्च की रोशनी ऊपर चमगादड़ पर डाली। वो उड़ता हुआ दूर निकल गया। चार्ली के मुंह से आश्चर्य से निकला, ओह, इतना बड़ा चमगादड़! योगी सत्यव्रत भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा, लगता है ये लड़की चीखती घाटी के खतरनाक चमगादड़ों के हमले का शिकार हुई है। हाँ बाबा, मैंने एक विशालकाय चमगादड़ को अभी झपट्टा मारते देखा है। वो खून का प्यासा लग रहा था, चार्ली ने बताया। योगी सत्यव्रत घुटनों के बल बैठ गए। कत्यूसा की कलाई पकड़कर नब्ज देखते हुए बोले, इसीलिए मैंने आप लोगों से स्लीपिंग बैग्स में सोने के लिए कहा था। लगता है लड़की खुले में ही सो गई। ये विशालकाय चमगादड़ आमतौर पर जागते हुए मनुष्य पर आक्रमण नहीं करते, लेकिन सोए हुए होने पर हमलावर हो जाते हैं। एक बार मुंह में खून लग जाने के बाद ये और भी आक्रामक हो जाते हैं। वे लोग कत्यूसा को उठाकर कंदरा में ले गए। उसके चेहरे को धोया और मरहम पट्टी की गई। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। तब उसने बताया कि किस तरह वह अनजाने में ही शिलाखंड पर सो गई थी। अचानक वह दर्द में जाग उठी और पाया कि उसका चेहरा एक भीमकाय चमगादड़ ने नोच लिया। योगी सत्यव्रत ने उसे स्वास्थ्यवर्धक काढ़ा पिलाया और दर्दहार औषधियां दी। उसे कंदरा में ही सुला दिया। चार्ली और हर्ष बाहर आकर पुनः अपने अपने स्लीपिंग बैग में सो गए। ये चैप्टर भी यहीं पे समाप्त होता है।